Okay, so let's discuss about the Alzheimer's disease. Okay. अच्छा, तो पैथोफिजियोलॉजी already we discussed. Now let's discuss about कि Alzheimer disease होता क्या है. अच्छा, the most common cause of dementia in older adults, right? Okay, the most common example of dementia is Alzheimer's disease. Okay, especially in older adults. As you age, there is increased chances. The chances of getting Alzheimer will also increase, right? So advanced age is the strongest risk factor, right? जैसे जैसे आप एज ज़्यादा आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी, राइट, you will have more chances of getting Alzheimer's disease. That is very obvious. Down syndrome patients have increased risk of developing early onset Alzheimer disease as amyloid precursor proteins is located on chromosome number 21. Now this is something very obvious. ये जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं ना, ओके, इनके अंदर क्या है कि 21st क्रोमोसोम जो है ना, इनके पास 3 होते हैं. नॉर्मली हमारे पास 2 21st क्रोमोसोम होते हैं, राइट, लेकिन इनके पास जो है 3, ओके, 3 21st क्रोमोसोम होते हैं इनके पास, राइट, ओके. तो जितने ज़्यादा अब ये जो हमारे पास एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 21, राइट. और अगर हमारे पास 3 क्रोमोसोम नंबर 21 होगा तो जाहिर सी बात है कि चांसेस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर विल आल्सो इंक्रीज. ओके, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल. तो इसमें होता क्या है? रिड्यूस्ड एसिटाइल कोलिन इन ब्रेन इन न्यूक्लियस माइनर स्पेशली. दिस इज द न्यूक्लियस, ओके, राइट, इन विच यू सी देयर विल बी रिड्यूस्ड एसिटाइल कोलिन इन ब्रेन. ओके फाइन. अब ये क्यों बताया? क्योंकि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. फाइन, फॉर एग्जांपल व्हेन दीज टू न्यूरॉन्स टॉक विद ईच अदर, ओके, नॉर्मली क्या है कि ये न्यूरॉन क्या रिलीज़ करता है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर. ओके, दैट न्यूरो ट्रांसमीटर इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन. फाइन, ओके. अब ये न्यूरॉन अगर डीजनरेट हो तो क्या ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर पाएगा? नहीं. और दूसरा रीज़न ये है ना कि यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर क्या बनता है? एसिटाइल कोलिन. ओके, अब क्या है कि एसिटाइल कोलिन बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, राइट, एक एंजाइम है जो कि क्या करता है? नॉर्मली एसिटाइल कोलिन को इसके अंदर बनाता है और रिलीज़ करता है. फाइन, ओके. लेकिन जब ये न्यूरॉन डीजनरेट होगा तो जाहिर सी बात है कि एसिटाइल कोलिन नहीं बनेगा. ओके, जब एसिटाइल कोलिन नहीं बनता तो दीज टू न्यूरॉन्स कैन नॉट टॉक विद ईच अदर एंड देयर विल बी प्रॉब्लम इन द मेमोरी एंड लर्निंग. ओके, राइट. उसके बाद है एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग अल्टर्ड प्रोटीन्स, राइट. एपोलिपोप्रोटीन E2 will reduce the risk of sporadic forms. अब इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. अब क्या है ना कि कुछ लोगों के न्यूरॉन्स के अंदर, राइट, आपको समझाने के लिए, आपको इजी बताने के लिए मैं आपको मतलब इस तरह से समझाऊंगा कि लिसन, एपोलिपो प्रोटीन, राइट, सपोज कर लो कि हमारे जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर कौन से क्या चीज़ है? एपोलिपोप्रोटीन्स, राइट. एक एपोलिपोप्रोटीन का नाम है इपोलिपोप्रोटीन E2, राइट, और दूसरे इपोलिपोप्रोटीन का नाम है इपोलिपोप्रोटीन E4. ओके, अब मोस्टली जो फॉर एग्जांपल प्रेजेंट होता है ना, दैट इज़ इपोलिपोप्रोटीन E2. ओके, राइट. अगर आपके न्यूरॉन्स के अंदर इपोलिपोप्रोटीन E2 हो, ओके, तो ये जो इपोलिपोप्रोटीन है ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अल्जाइमर, राइट. इट इज़ प्रोटेक्टिव. तो ये हमारे लिए गुड है. दिस इज़ द गुड गाय. ओके, ये हमारे लिए अच्छा है. दिस इज़ द गुड गाय. फाइन. लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपके बॉडी के अंदर एपोलिपोप्रोटीन E4 हो, ओके, आपके न्यूरॉन्स के अंदर स्पेशली, सो दीज विल इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग अल्जाइमर. ओके, दीज विल इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग अल्जाइमर्स डिजीज, राइट. अच्छा, ये देखो आप, एपोलिपोप्रोटीन E2 will reduce the risk of sporadic form, okay, and apolipoprotein E4 will increase the risk of sporadic form, right, okay. अच्छा, sporadic और familial में क्या डिफरेंस है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. ओके, sporadic, एक तो sporadic है हमारे पास और दूसरा है familial. ओके, familial का तो मतलब पता है ना आपको, राइट. those diseases which are transmitted, for example, through your genes, okay, through for example your father. For example, this is the father, okay, right. अब इसका जब for example son आएगा, right, ये है इसका son. अब अगर फादर के अंदर कोई डिफेक्टिव जीन हो, ओके, कोई डिफेक्टिव जीन हो तो वही जीन जो है अगर सन के अंदर ट्रांसफ़र हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज फैमिलियल, राइट. स्पोरेटिक का मतलब क्या है? स्पोरेटिक का मतलब ये है ना, नॉट इनहेरिटेड. मतलब ये बच्चे के अंदर किसी क्रोमोसोमल किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जब कोई बीमारी आ जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोरेटिक. ओके, एंड दैट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, राइट. सो स्पोरेटिक इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. उसके बाद है हमारे पास APP presenilin 1, presenilin 2, familial forms of 10% with earlier onset,
राइट। इसका मतलब ये है ना कि जिनके अंदर ये प्रोटीन्स पाए जाए, प्रेसिनिलिन 1, प्रेसिनिलिन 2, राइट, जिनके न्यूरॉन्स के अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट हो, ओके, सो दे हैव हायर चांसेस ऑफ द getting the Alzheimer in early age, for example at the age of 20, at the age of 30, like that, okay, right, or maybe before that also. अच्छा, तो ये है हमारे पास फेमिलियल, ओके। अगर मदर या फादर के अंदर प्रेसिनिलिन 1 या प्रेसिनिलिन 2 मौजूद हो, दिस प्रोटीन, ओके, तो यही प्रोटीन उनके बेटे के अंदर या मतलब उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर भी ट्रांसफ़र होंगे, राइट। एंड ये जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये अल्जाइमर डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं, right? So see here, apolipoprotein E2 is protective and apolipoprotein is for Alzheimer disease, right? यानी कि ये अल्जाइमर करवाता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अल्जाइमर, okay? So there is widespread cortical atrophy, especially hippocampus, narrowing of gyri and widening of sulci, right? उसके बाद है senile plaques in gray matter. Extracellular beta amyloid core may cause amyloid angiopathy, right? If you remember in the last few lectures I discussed with you, okay, कि ये एमाइलॉइड एंजियोपैथी भी करवा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। सिंपली ब्लड सप्लाई करते हुए ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन टिश्यू को देता है, ओके, एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्रेन टिश्यू से वापस ले लेता है, राइट, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये हमारे बॉडी से निकाल देता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेस्ट, सिंपल, ओके। अब जो हमारे पास ये है ना बीटा एमाइलॉइड, ओके, ये जो हमारे पास एमाइलॉइड प्लेक है या सिनाइल प्लेक्स जिसको कहते हैं, समटाइम्स ये हमारे ब्लड वेसल्स के साथ जाके अटैच होते हैं और ब्लड वेसल्स को वीक बनाते हैं। जब ब्लड वेसल्स वीक बनेंगे, राइट, या जब ब्लड वेसल्स वीक होंगे तो जाहिर सी बात है कि दीज ब्लड वेसल्स विल रप्चर होने की वजह से जितना भी ब्लड होगा ब्लड वेसल के अंदर वो हमारे ब्रेन के अंदर एंटर होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज हेमोरेज, ओके। सो एमाइलॉइड एंजियोपैथी कहते हैं उसको, जब ये एमाइलॉइड प्रोटीन हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होते हैं, ओके, एंड दैट विल लीड टू इंट्रापेरेन्काइमल हेमोरेज, ओके, फाइन। उसके बाद एमाइलॉइड बीटा इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लेवेज ऑफ एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन्स, ओके। डू यू रिमेंबर इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स, इन द फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि ये हमारे पास क्या होता है, एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन्स, राइट। जब ये ब्रेक होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, एमाइलॉइड बीटा, ओके। तो न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स क्या है हमारे पास, इंट्रासेलुलर हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स, राइट। आई एक्सप्लेन फॉर यू हियर इफ यू रिमेंबर टाउ प्रोटीन्स क्या होते हैं, दीज आर द टाउ प्रोटीन्स, ओके, राइट। साइटोस्केलेटन है हमारे पास, राइट, साइटोस्केलेटन जिस तरह आपके रूम के अंदर दीवारें हैं ना, उसी तरह हमारे सेल न्यूरॉन के अंदर क्या है, साइटोस्केलेटन, जो कि हमारे न्यूरॉन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। तो क्या है कि साइटोस्केलेटन के अंदर क्या है, टाउ प्रोटीन्स। अब ये टाउ प्रोटीन्स कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू एमाइलॉइड डिपॉजिट्स, राइट, थ्रू सम अननोन मैकेनिज्म, ये टाउ प्रोटीन्स हमारे साइटोस्केलेटन से बाहर निकल जाते हैं इस तरह से, राइट, और यहाँ पे इनकी फॉस्फोराइलेशन होती है, राइट, एंड दे विल मेक अ क्लम्प एंड दिस क्लम्प ऑफ द टाउ प्रोटीन इज कॉल्ड एज द न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। और ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स क्या करते हैं, अपोप्टोसिस को या एपोटोसिस को ये स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एपोटोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल मर जाते हैं, ओके। इंट्रासेलुलर हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन, सी insoluble cytoskeleton elements, number of tangles correlate with degree of dementia, right। अच्छा, तो जितने ज़्यादा टैंगल्स होंगे उतने ज़्यादा डिमेंशिया सीवियर होगा, ओके। उसके बाद है हेरानोबोडिस इंट्रासेलुलर यूजोनोफिलिक प्रोटीनेशियस रॉड्स इन हिप्पोकैम्पस, दिस इज नॉट रेलिवेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट सेनाइल प्लेक्स एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, राइट, ओके। अच्छा, उसके अलावा something really very important, that is reduced acetylcholine in brain, okay, especially in nucleus minor. So you have to remember all of them, right? This is about the Alzheimer's disease. In the next video I will discuss with you the frontotemporal dementia, right, including that let me explain for you. You have to remember these 4 A's of Alzheimer's disease, right? For example, the very first one is the amnesia, okay, amnesia. Now amnesia, this is very obvious, amnesia का मतलब है loss of memory। जैसे ही पेशेंट आएगा ना आपके पास, डायग्नोसिस बहुत ईजी होगा इसका। क्यों ईजी तो नहीं होगा, लेकिन आप जो है क्वेश्चंस अगर आप सही हिस्ट्री टेकिंग करोगे सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट, टू डायग्नोज द पेशेंट। एमनेजिया बेसिकली मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, राइट। आप पेशेंट से पूछोगे कि व्हाट डिड यू हैव इन द ब्रेकफास्ट, इवन ही और शी डजंट रिमेंबर कि उन्होंने मतलब सुबह नाश्ते में क्या खाया था, राइट। उसके अलावा है एफेजिया। एफेजिया क्या है कि डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग द रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन ओल्डर एडल्ट्स, वो ये सेंटेंस भी नहीं पढ़ पाएंगे,
राइट ओके। समटाइम्स जब कोई उनके साथ बात करता है तो वो उनकी बातों को भी समझ नहीं पाते, राइट। सो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ द एफेजिया, राइट। एफेजिया का एग्जांपल ये। उसके अलावा है एप्रैक्सिया। डू यू नो एप्रैक्सिया का क्या मतलब है? एप्रैक्सिया का मतलब है मोटर एबनॉर्मेलिटी। फॉर एग्जांपल ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, राइट। दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट देयर बॉडी पार्ट्स, फाइन। एप्रैक्सिया मोटर एबनॉर्मेलिटी। उसके बाद है एग्नोजिया, राइट। एग्नोजिया। एग्नोजिया का क्या मतलब है कि ये कभी कभी जो है ना अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानते, अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानते, राइट। दे विल हैव प्रॉब्लम्स इन रिकग्निशन ऑफ फेसेस, ओके। ये फेसेस को भूल जाते हैं। सो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द अल्जाइमर डिजीज, 4 A's of Alzheimer. Now listen very carefully. I uploaded that case study about the Alzheimer in my post section of YouTube channel, right? So you can go and check there. वहाँ पे मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया है, फाइन। दैट इज़ आल्सो टेकन फ्रॉम द USMLE केस स्टडी बुक, राइट। तो वो आप जाके देख लें, ओके। देयर इज़ अ केस ऑफ वुमेन, एक्चुअली शी इज़ एजिड, and you can check that case study and you will understand कि ये the diagnosis of Alzheimer disease आपके लिए बहुत easy होगा, right, through the case study especially. So next we'll discuss about the frontotemporal dementia.